हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी आपके साथ में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग अगस्त के करंट अफेयर्स की शुरुआत करने जा रहे हैं और इसी करंट अफेयर्स के लेक्चर के साथ टोटल हमको 1 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं हम सभी को। आप सभी के इस सहयोग और आप सभी के इस प्यार ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है और हमने कंप्लीटली यानी अगस्त 2022 से लेकर जुलाई जुलाई 2023 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ये पूरी सीरीज को आज से 1 साल हो चुके हैं और इस लेक्चर को आने में थोड़ा सा डिले ज़रूर हुआ है, लेकिन हम लोग लगातार एक कंटिन्यूस सीरीज ज़रूर लाने की कोशिश करेंगे। अब से हम लोग 5 डेज़ के करंट अफेयर्स को कवर करने की पूरी कोशिश करने वाले हैं, प्रत्येक मंथ में। इस पर भी हम लोग आएँगे। चलिए बात कर लेते हैं क्या, तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग बात करेंगे 1 अगस्त टू 5 अगस्त तक के सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में, जो कि एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो। इस पर्टिकुलर सीरीज में हम लोग मध्य प्रदेश, इंडिया और वर्ल्ड की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, ये पूरी सीरीज आपको वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक एमपीपीएससी, फॉरेस्ट गार्ड, एसएससी, रेलवे पुलिस एग्जाम या अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जिनमें करंट अफेयर्स एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हो, या ऐसे एग्जाम जिनमें करंट अफेयर्स आता हो, ऐसे सभी एग्जाम्स में ये करंट अफेयर सीरीज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और अगर आपको इस पूरी वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो स्टडी आपके साथ नाम के टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होकर वहां से आप पीडीएफ को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। आपके ही सजेशन पर आपके ही सजेशन पर हम लोग बात करेंगे संडे वार्ता की। संडे पर हम लोग चाय पर चर्चा करेंगे, यानी कि प्रत्येक सुबह 8 बजे, प्रत्येक संडे 8 बजे हम हमारा ये करंट अफेयर्स का लेक्चर आने वाला है। इस पूरे मंथ में हम कोशिश करेंगे कि 8 बजे हम इस बात पर फोकस रहें कि 8 बजे हमारा ये लेक्चर ज़रूर आए और हम आपसे रूबरू हो पाएँ इस पर्टिकुलर मंथ में स्पेसिफिकली। इसके अलावा अगर आपको हमें सपोर्ट करना है तो आप हमें बता सकते हैं कि और किस दिन, संडे को तो फिक्स हमने कर लिया, संडे को तो हमने फिक्स कर लिया, आप बता सकते हैं वेडनेसडे या थर्सडे किस दिन आपको लेक्चर चाहिए, किस दिन आप वेट करते हैं। तो उसके हिसाब से भी हम लोग इसका प्रयास जरूर करेंगे कि इन पर्टिकुलर डेज पर भी हम लेक्चर्स टाइम पर ला सके। तो पूरी कोशिश रहेगी कि इस पर्टिकुलर 2 लेक्चर के बाद आपको सारी चीज़ें टाइम टू टाइम अवेलेबल हो पाए। साथ ही साथ अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो, किसी भी तरह की समस्या हो, तो आप हमसे फेसबुक या इंस्टाग्राम से डायरेक्ट हमसे जुड़ सकते हैं और इस वीडियो को उन सभी दोस्तों तक पहुंचाएं जिनकी इसे सच में ज़रूरत है। और हमें सपोर्ट करने के लिए यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी इसी सपोर्ट की वजह से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। चलिए बात करते हैं आज की क्विक रिवीजन की। क्विक रिवीजन यानी कि प्रीवियस लेक्चर का एक क्विक एनालिसिस हम लोग देखेंगे। हमने आप सभी को पता होगा, प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी इंटरनेशनल टाइगर डे के बारे में। इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक साल ये 29 जुलाई को मनाया जाता है। इस पर्टिकुलर डे का की थीम क्या रहती है? तो टाइगर को प्रिजर्व करने के लिए, टाइगर को कंजर्व करने के लिए, इनके नंबर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए टाइगर डे मनाया जाता है। आज भी हम लोग टाइगर डे से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में बात करेंगे, उसके बारे में हम लोग बाद में आते हैं। लेकिन टाइगर्स डे का सेलिब्रेशन अपने आप में इंपॉर्टेंट है। टोटल कितने टाइगर रिजर्व है? तो इंडिया में मैंने आपको बताया था, इंडिया में टोटल 53 टाइगर रिजर्व है। सबसे लार्जेस्ट कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश का नागार्जुन श्री सैलम टाइगर रिजर्व है। जबकि बोर टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र का ये सबसे स्मॉलेस्ट है। तो मैंने ये ऑलरेडी आपको बात प्रीवियस लेक्चर में बताई हुई है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें पता होंगी। इसके अलावा नेक्स्ट न्यूज़ हमने डिस्कस की थी कि इंडिया फर्स्ट ऑनलाइन गेमिंग एकेडमी ई स्पोर्ट, जिसका नाम क्या है, ई स्पोर्ट एकेडमी, मध्य प्रदेश में लॉन्च की गई है। तो पहली ऑनलाइन गेमिंग एकेडमी, यहाँ पर ऑनलाइन गेम्स को प्रमोट किया जाएगा यूथ्स में। मैंने आपको बताया था 17 साल तक के युवक इस पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 7 अगस्त तक इसका रजिस्ट्रेशन चलने वाला है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में सबसे, मैंने आपको बताया था, हाईएस्ट क्राइम रेट है दलित के अगेंस्ट में। तो दलित के अगेंस्ट में सबसे ज्यादा क्राइम रेट कहाँ, किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मिसिंग वुमेन की रिपोर्ट दर्ज हुई है अकॉर्डिंग टू नेशनल क्राइम ब्यूरो। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश को एक नया डिस्ट्रिक्ट मिलने वाला है। सीएम शिवराज सिंह चौहान जी ने एक नए डिस्ट्रिक्ट को बनाने की घोषणा की है रिसेंटली। इसके पहले मऊगंज को बनाने की घोषणा की थी, कि ये जिला बनेगा और ये 53वां जिला बनेगा। जबकि जबकि नागदा, जो कि उज्जैन की वर्तमान में एक तहसील है, इसे भी 54th डिस्ट्रिक्ट के रूप में रिकॉग्निशन मिलने वाली है। तो एज इट इज ये चीजें इंपॉर्टेंट है, मुझे उम्मीद है कि आप ये सारी बातें ध्यान रखेंगे। इसके अलावा रशिया और बेलारूस दो ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने पेरिस ओलंपिक इनवाइटीज को ओमिट किया है, यानी कि इसको छोड़ा है, इस पे पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो रशिया और बेलारूस पेरिस ओलंपिक इनवाइटीज नहीं बने हैं। तो आपको एज इट इज ये वाली बात ध्यान रखनी है। चलिए बात करते हैं आज के नए करंट अफेयर्स टॉपिक के बारे में, यानी कि 1 अगस्त से लेकर 5 अगस्त के बीच में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक या इवेंट हुए होंगे जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो, उन सभी को अब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं।
ऐसे सभी लोग जिनको किसी भी तरह का डाउट है या किसी भी तरह का वो सुझाव देना चाहते हैं हमसे जुड़कर, तो आप ज़रूर दें, आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं। आपके ही सहयोग से हम कुछ नया और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं फर्स्ट न्यूज़ की। फर्स्ट न्यूज़ है इंडियाज़ टाइगर पॉपुलेशन एस्टिमेटेड टू 3,925 विथ एनुअल ग्रोथ ऑफ 6%। एक्चुअल नंबर या एवरेज नंबर अगर मैं बात करूं, करंटली इंडिया में जो एवरेज 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 टाइगर पॉपुलेशन है वो कितनी है, तो इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो 3682 एज इट इज, आप ध्यान रखेंगे 3682 एज इट इज ध्यान रखेंगे, इतनी टाइगर पॉपुलेशन है। और ये लगातार 6% की ग्रोथ रेट से ये बढ़ रही है, जिसकी वजह से इस साल या साल भर में ये कितनी टाइगर पॉपुलेशन होने वाली है, तो 3925, 3925 एनुअल ग्रोथ होने वाली है। कितने परसेंट की? 6% की। रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एनवायरमेंट अश्विनी कुमार जी ने ये रिपोर्ट या ये एस्टिमेट दिया है कि टाइगर की जो पॉपुलेशन है वो कितनी होने वाली है, 3925 विद एन एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 6.1%। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो टोटल एवरेज पॉपुलेशन कितनी है, तो एवरेज नंबर अभी है टाइगर का 3682, और ये ग्रोथ रेट कितनी की है, तो 6.1% की। अगर हम लोग बात करें 75% ऑफ वर्ल्ड टाइगर पॉपुलेशन अभी करंटली इंडिया में है, यानी कि इंडिया एकमात्र ऐसा देश है, इंडिया में ही सब टोटल पॉपुलेशन ऑफ टाइगर में 75% टाइगर आज के समय पर इंडिया में हो चुके हैं। और यानी कि इसका सिंपल सा मतलब क्या है, इसका सिंपल सा मतलब है कि टाइगर हब बन चुका है हमारा इंडिया। हमारे भारत में सबसे ज्यादा टाइगर पॉपुलेशन है करंटली टाइम पे पूरे वर्ल्ड में, इसलिए ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। और अगर हम लोग बात करें मध्य प्रदेश की, तो सबसे ज्यादा टाइगर पॉपुलेशन अगर पूरे भारत में बात करें तो कहाँ है, तो सबसे ज्यादा है मध्य प्रदेश में, और उसके बाद कर्नाटका में और उत्तराखंड में। आप सभी को वो नंबर्स भी पता होंगे, इसके पहले वाले, लेकिन अब कुछ नए वाले आप लिख कर रख लीजिए। मध्य प्रदेश एमपीपीएससी की जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, या एमपी एग्जाम की जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको ये वाली बात जरूर पता होनी चाहिए कि मध्य प्रदेश में जो करंट टाइगर पॉपुलेशन है वो कितनी हो गई है, तो 785 हो गई है। जबकि कर्नाटका की अगर हम लोग बात करें तो 563 टाइगर पॉपुलेशन है। अगर उत्तराखंड की बात करें तो 560। तो हमने हमें याद क्या रखना है, हमें ये याद रखना है कि फर्स्ट रैंक अगर हम लोग बात करें इंडिया में तो मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश में टोटल टाइगर पॉपुलेशन 785 यानी 785। कर्नाटका की सेकंड रैंक 563 टाइगर पॉपुलेशन, और उसके बाद है आपका उत्तराखंड में कितनी पॉपुलेशन है, तो 560। और अगर बात करें फोर्थ नंबर की, तो फोर्थ नंबर में है महाराष्ट्र में टोटल पॉपुलेशन है 444। एज इट इज इंपॉर्टेंट है आपको ये सारी बातें, यानी इस स्लाइड में जितनी भी चीजें लिखी हैं, आप ऐसा मानिए कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये वाली बातें पता होनी चाहिए, और कहीं अलग से आप इन सारी चीजों को नोट डाउन करके जरूर रखें। ठीक है, सारी बातें आपको हिंदी में भी मिलेंगी, तो परेशान नहीं होना है। तो ऐसे लोग जो कि सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, उनको मैं बता दूं, एक हमारा आपके लिए ही ग्रुप बना है, कौन सा स्टडी आपके साथ नाम का, अगर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर। वहां पर जाएं, पीडीएफ डाउनलोड करें, और पीडीएफ डाउनलोड करके उसको हिंदी में देख लें, जितने भी हिंदी में माध्यम वाले छात्र हैं जरूर देखें, अगर आपको इसमें किसी भी तरह का डाउट होता है तो। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट चीजों, अन्य चीजों की। तो अगर हम लोग बात करें लास्ट ईयर कितनी थी पॉपुलेशन, तो लास्ट ईयर हमने देखा था, लास्ट ईयर टाइगर पॉपुलेशन का एस्टिमेशन जो दिया गया था वो कितना है, 3167 टाइगर पॉपुलेशन थी, लेकिन जो कि अब बढ़कर कितनी हो गई है, तो अब बढ़कर हो गई है 3682। किस ग्रोथ रेट से बढ़ रही है, तो 6.1%, 1% पर एनम से बढ़ रही है, और ये कितनी हो जाएगी 3925। और इसी वजह से ये टाइगर हब बन गया है, टाइगर पॉपुलेशन हब बन गया है हमारा प्यारा भारत। अगर बात करें सेकंड नंबर पर कौन सी कंट्री है, तो सेकंड नंबर पर जो कंट्री है उसका नाम है रशिया। रशिया में 500 टाइगर्स हैं, 500, सिर्फ 500। आप देख रहे हो टाइगर पॉपुलेशन में, मैंने आपको जैसा बताया कि 75% तो सिर्फ इंडिया लेकर बैठा है, बाकी अलग अलग जो देश है वहां पर टाइगर पॉपुलेशन कितनी है, तो आप सोचो सेकंड रैंक जिसकी है उसकी उसमें वहां पॉपुलेशन कितनी है, तो 500 टाइगर है, यानी कि हमारे मध्य प्रदेश से भी कम है। मध्य प्रदेश में अकेले 785 टाइगर हैं, 785 टाइगर हैं अपने आप की, जो कि बहुत बड़ी बात है। एज इट इज आप ये वाले फैक्ट्स याद रखेंगे। इसके अलावा अगर बात करें, एज पर द रिपोर्ट्स द टाइगर अबेंडेंस विद इन द टाइगर रिजर्व इज द हाईएस्ट ऑफ 260 टाइगर्स इन कॉर्बेट एंड 150 इन बंदीपुर। अगर हम लोग बात करें, ये क्या कह रहा है, ये वाला पॉइंट कह रहा है कि एक रिपोर्ट के अनुसार ऐसा पाया गया है कि जो टाइगर की पॉपुलेशन है, अगर बात करें टाइगर रिजर्व स्कीम में,
सिर्फ एमपी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है टाइगर रिजर्व। जितने भी टाइगर रिजर्व हैं, टोटल कितने टाइगर रिजर्व हैं, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया 53 टाइगर रिजर्व है इंडिया में। इन 53 टाइगर रिजर्व में अगर बात करें तो सबसे ज्यादा किस टाइगर रिजर्व में टाइगर की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, तो आपको पता होना चाहिए जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है या कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है, यहाँ पर लगभग 260 टाइगर हैं। इसके अलावा बंदीपुर नाम का एक टाइगर रिजर्व है, बंदीपुर टाइगर रिजर्व है, यहाँ पर 150 टाइगर अकेले एक टाइगर रिजर्व में है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर लिखा हुआ है नागर होल, तो नागर होल में कितने हैं, तो नागर होल की अगर हम लोग बात करें तो नागर होल में 141 हैं, 141 है। तो प्रश्न दो तरीकों से पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जाए किस नेशनल पार्क में सबसे ज्यादा टाइगर पॉपुलेशन है, तो आप बताएंगे कॉर्बेट। कहाँ है, उत्तराखंड में है। इसके अलावा टोटल नंबर ऑफ कितने टाइगर रिजर्व है इंडिया में, 53 है। सबसे ज्यादा टाइगर पॉपुलेशन किस राज्य में है, तो आपको बताना है मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में कितनी टाइगर पॉपुलेशन है, 785। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि सारी बातों को आप रिवाइज करेंगे और आपको सारी बातें समझ में आई हैं। चलिए बात करते हैं, यहाँ पे आपको टाइगर देखने को मिल जाएगा। और भी अगर आपको कुछ डेटा चाहिए तो आप देखिए, यहाँ पर आपको कुछ और डेटा यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, अपने आप में इंपॉर्टेंट है, जो कि 2018 में जो टाइगर पॉपुलेशन थी वो कितनी, तो 2967, जबकि अब कितनी हो गई है, अब हो गई है 3682। अगर बात करें अलग अलग टाइगर रिजर्व की, तो अगर हम लोग बात करें कॉर्बेट में 260, बंदीपुर में 150, नागरहोल में 141। अगली अगली बात है बांधवगढ़ की। क्या आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में, जो कि अपने मध्य प्रदेश में है, यहाँ पर 135 है टाइगर पॉपुलेशन। जो कि अपने आप में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में टोटल 135 टाइगर रिजर्व है। एज इट इज ध्यान रखना है आपको। बांधवगढ़ में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा बांधवगढ़ में कितने टाइगर रिजर्व हैं, तो अगर आपको बताना हो तो कितने हैं, 135। और अगर आपसे प्रश्न यह भी पूछा जाए कि मध्य प्रदेश के किस नेशनल पार्क में सबसे ज्यादा टाइगर हैं, तो आपको बताना है 135 नंबर है बांधवगढ़ में। और सेकंड नंबर पर है कान्हा नेशनल पार्क। सेकंड नंबर पर है कान्हा नेशनल पार्क, यहाँ पर 105 टाइगर्स हैं। तो आपको यहाँ पर दो फैक्ट मिल गए हैं, बांधवगढ़ में सबसे ज्यादा, सेकंड कान्हा, और थर्ड है आपका पेंच। पेंच नेशनल पार्क भी आपका मध्य प्रदेश में है, यहाँ पर है 77 टाइगर्स। तो आपको इन तीन बातों को भी ध्यान रखना है, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। एज इट इज आप ध्यान रखेंगे, मुझे उम्मीद है कि सबसे ज्यादा टाइगर पॉपुलेशन किस नेशनल पार्क में है, अगर ये पूछा जाए तो आप बताएंगे कॉर्बेट नेशनल पार्क, उत्तराखंड। सेकंड है बंदीपुर, थर्ड है नागरहोल। इसके अलावा आप बताएंगे कि बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टाइगर है 135 नंबर के साथ, कान्हा नेशनल पार्क में 105 और पेंच में 77। इसके अलावा बाकी फैक्ट आप स्किप भी करें तो चलेगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। कहीं पर भी किसी भी तरह का डाउट हो और अगर आपको ये अच्छा लग रहा हो सेशन, तो आप जरूर अपने दोस्तों तक पहुंचाएं इस पूरे सेशन को। चलिए बात करते हैं, सही यही सही बातें आपको यहाँ पर हिंदी में मिल जाएंगी, तो हिंदी मीडियम वाले परेशान नहीं होना है। एज इट इज आपको यहाँ पर चीजें मिलेंगी, और कहीं पर किसी भी तरह की त्रुटि होती है तो आप जरूर हमें बताएं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज के बारे में। नेक्स्ट न्यूज है कि सेंटर ने रिसेंटली लॉन्च किया है उल्लास मोबाइल एप्लीकेशन। आपसे प्रश्न क्या पूछा जाएगा, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि उल्लास मोबाइल एप्लीकेशन का यूज क्या है या किस पर्पज के लिए ये बनाया गया है, तो आपको पता होना चाहिए। इसका सिंपल सा मतलब क्या है, ड्यूरिंग द इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ अखिल भारतीय शिक्षा संगम समागम 2023, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, थर्ड एनिवर्सरी ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन धर्मेंद्र प्रधान, जो शिक्षा मंत्री कौन है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है, तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान साहब। उन्होंने एक लोगो अनवील किया जिसका स्लोगन था जन जन साक्षर, जन जन साक्षर, और एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाया जिसका नाम क्या था, उल्लास, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। इस पर्टिकुलर मोबाइल एप्लीकेशन की मदद से होगा क्या, तो इस पर्टिकुलर मोबाइल एप्लीकेशन से लोगों को साक्षर बनाया जाएगा। सभी लोग अपनी भाषा साथ ही साथ कुछ अन्य जानकारी वहां पर इस पर्टिकुलर ऐप में प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, या अपनी भाषा के बारे में और अधिक जान सकेंगे, अपने समाज के बारे में जान सकेंगे, उनको साक्षर बनाया जाएगा। साक्षर करने का मतलब क्या है, लिटरेट करना, है ना। तो लिटरेसी बढ़ाने के लिए, लिटरेसी रेट बढ़ाने के लिए ये पर्टिकुलर चीज की जा रही है। मेन उद्देश्य क्या है, लिटरेसी रेट, इंडिया का जो लिटरेसी रेट है उसको बढ़ाना। ठीक है, तो ऐसे सभी जनमानस तक पहुंचना, क्योंकि ऐप के माध्यम से आप बहुत सारे लोगों तक पहुंच सकते हो, इस वजह से इस ऐप को या इस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, जन जन को साक्षरता या लिटरेसी रेट को बढ़ाना या सभी इंडिया के नागरिकों को लिटरेट करना, इस पर्टिकुलर मोबाइल एप्लीकेशन का या लॉन्च करने का इसका उद्देश्य है। ठीक है, उल्लास का फुल फॉर्म क्या है, तो अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। एज इट इज आप ध्यान रखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। तो प्रश्न आपसे क्या पूछा जाएगा, प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि उल्लास मोबाइल एप्लीकेशन का यूज क्या है, तो आपको बताना है साक्षर करने के लिए, लोगों को साक्षर करने के लिए, लिटरेट करने के लिए इस मोबाइल एप्लीकेशन को बनाया गया है।
बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की। नेक्स्ट न्यूज जो है हमारी वो है डेथ, रिसेंटली डेथ एनिवर्सरी ऑफ लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की मनाई गई। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ये वही फ्रीडम फाइटर हैं जिनका जन्म कब हुआ, जिनका जन्म 23 जुलाई 1856 को हुआ और इनकी मृत्यु 1 अगस्त 1920 को हुई। ठीक है, एज इट इज, आप ये वाली बात ध्यान रखेंगे। ये वही फ्रीडम फाइटर हैं जिनको प्रेसिडेंट बनाने के लिए सूरत स्प्लिट, आपने नाम सुना होगा, एक सूरत स्प्लिट करके एक इवेंट हुआ 1907 पर, जहां पर दो मॉडरेट्स मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में एक संघर्ष देखने को मिला। जहां पर एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक प्रेसिडेंट बने, लेकिन 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 मॉडरेट्स ये नहीं चाहते थे। इस वजह से ये जो सूरत स्प्लिट का जो इवेंट है, यहाँ पर बहुत सारा इसका विरोध किया गया और ये इवेंट अपने आप में इसका बायकॉट किया गया। तब ये एक हिस्ट्री बनता है। ये वही इवेंट है जहाँ पर एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे, उग्रवादी चाहते थे कि 1907 पे बाल गंगाधर तिलक क्या बने, प्रेसिडेंट बने। इसके अलावा अगर बात करें ये किस बुक के ऑथर हैं या फिर इनको और किसने क्या कहा है, अपने आप में ये यहाँ पर जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें एग्जाम पर्सपेक्टिव से तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे उम्मीद है कि आप याद रख पाएंगे। एक बुक है इंडियन अनरेस्ट, जिसे लिखी है वैलेंटाइन कायरोल ने, जो कि एक इंग्लिश जर्नलिस्ट है, और उन्होंने तिलक को क्या कहा है, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। तो आपसे प्रश्न क्या पूछा जाएगा, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसे कहा जाता है? ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा जाता है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को। इसके अलावा अगर आप बात करें तो किसने कहा है तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, तो वैलेंटाइन किरोल ने ऐसा कहा है। इन्होंने ये कब ज्वाइन करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस को, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को ये ज्वाइन करते हैं 1890 में, और ऑल इंडिया होम रूल लीग को ये फाउंड करते हैं 1916 में बेलगांव में। ठीक है, ध्यान रखना है, बेलगांव में ये फाउंड करते हैं होम रूल लीग। और दूसरी होम रूल लीग जिसे एनी बेसेंट फॉर्म करती हैं, एनी बेसेंट फॉर्म करती हैं 1916 में ही, वो भी आपको ध्यान रखना है। तो इनका जो रीजन था होम रूल लीग का, तो होम रूल लीग का मेन उद्देश्य था स्वराज प्राप्त करना, है ना, मेन उद्देश्य है स्वराज। लेकिन एनी बेसेंट और इन्होंने जो होम रूल लीग बनाई, इसका इनमें सिर्फ एक ही डिफरेंस है, लगभग एम तो दोनों के सेम है, लेकिन एक ही डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है कि इनका जो क्षेत्र है वो महाराष्ट्र और सेंट्रल प्रोविंस एंड बेरार, सीपी एंड बेरार वाला क्षेत्र, यहाँ पर इन्होंने लीग या पर स्वराज की भावना को स्प्रेड करने की बात की, जबकि बाकी अदर इंडिया के पार्ट्स पे एनी बेसेंट की लीग ने काम किया। इसके अलावा अगली इंपॉर्टेंट बात है कि इन्होंने दो न्यूज़पेपर स्टार्ट किए, जिसमें है एक केसरी जो कि मराठी लैंग्वेज में था और महारत्ता जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में था। और इन्होंने एक बुक भी लिखी जिसका नाम है गीता रहस्य और आर्कटिक होम इन वेदास। तो आपसे प्रश्न कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है अपने आप में, आपसे प्रश्न ये पूछा गया है होम रूल लीग के फाउंडर कौन है, तो आपको बताना है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। दूसरा, ऐसे कौन से फ्रीडम फाइटर हैं जिन्होंने केसरी नाम का न्यूज़पेपर चलाया या स्टार्ट किया, आपको बताना है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। महारत्ता के फाउंडर कौन है, तो महारत्ता न्यूज़पेपर के भी किसने स्टार्ट किया, वो भी है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। इनकी दो बुक है, एक है गीता रहस्य और एक है आर्कटिक होम इन वेदास। तो ये दोनों बुक के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा ये वही फ्रीडम फाइटर है जिन्होंने कहा था फ्रीडम इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। किस सेशन में कहा था, तो बेलगांव 1916 में इन्होंने कहा था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि तिलक ने फाउंड किया होम रूल लीग कहाँ, 1916 बेलगांव में। तो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, जितनी सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। अभी क्योंकि हम लोग हिस्ट्री की बात नहीं कर रहे हैं, हिस्ट्री पर नहीं जा रहे हैं, लेकिन जितनी इंपॉर्टेंट चीज थी वो सारी चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस की। इनकी जो डेथ एनिवर्सरी है 1 अगस्त 1920, जन्म कब हुआ, 23 जुलाई 1856। वैलेंटाइन किरोल नाम की इंग्लिश जर्नलिस्ट इन्होंने इन्हें कहा है फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। और आईएनसी से ये कब जुड़े, तो 1890 में। इन्होंने ऑल इंडिया होम रूल लीग को फाउंड किया कब, 1916 में बेलगांव में। और दो न्यूज़पेपर केसरी और महारत्ता, दो बुक है इनकी गीता रहस्य और आर्कटिक होम इन वेदास। इन्होंने एक फेमस स्लोगन दिया, स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ऐसा फेमस स्लोगन किसने दिया है, बाल गंगाधर तिलक ने। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी और आपको अच्छा लगा होगा इन फ्रीडम फाइटर्स के बारे में कुछ अच्छी चीजें जानकर। चलिए बात करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली जिनका नाम क्या है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। इन्होंने रिसेंटली इनॉग्रेट किया है उन्मेष और उत्कर्ष फेस्टिवल, कहाँ, भोपाल में। तो मध्य प्रदेश के सभी एस्पिरेंट ध्यान से सुने इस न्यूज को, उन्मेष और उत्कर्ष, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट, ये दोनों फेस्टिवल इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली इनॉग्रेट किया है किसने, उन्मेष और उत्कर्ष फेस्टिवल आयोजित किया गया भोपाल में, और जिसे इनॉग्रेट किया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी ने।
ठीक है। अगर बात करें नेशनल फेस्टिवल ऑफ इंडिया फोक एंड ट्राइबल एक्सप्रेशन उत्कर्ष और इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल है उन्मेष। तो अगर आपसे पूछा जाए इंडियन फोक एंड ट्राइबल एक्सप्रेशन है उत्कर्ष और इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल है उन्मेष। चलिए बात करते हैं उन्मेष की। उन्मेष से प्रश्न क्या आएगा, तो उन्मेष क्या है, तो आप बताएंगे यह एक लिटरेचर फेस्टिवल है। क्या है ये? लिटरेचर फेस्टिवल है। अगर आपसे पूछ लिया जाए उत्कर्ष क्या है, तो उत्कर्ष क्या है, तो आप बताएंगे उत्कर्ष जो है वो इंडियन नेशनल फेस्टिवल ऑफ इंडिया फोक, नेशनल फेस्टिवल ऑफ इंडियाज फोक यानी कि इंडिया के जितने भी फोक डांस हो या ट्राइबल डांस हो, है ना, या अगर बात करें फोक सॉन्ग्स हो, उन सभी को प्रमोट करने के लिए ये नेशनल फेस्टिवल मनाया जाता है जिसका नाम क्या है? उत्कर्ष। तो दोनों बातें आपको समझ में आई होंगी। और ये कब मनाया गया? तो कल्चरल डिपार्टमेंट ऑफ मध्य प्रदेश अलॉन्ग विद संगीत नाटक अकादमी और साहित्य अकेडमी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने ऑर्गेनाइज किया ये इवेंट 3 से 5 अगस्त तक। इसके अलावा अगर बात करें इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल जिसका नाम क्या है? उन्मेष इज द एशिया लार्जेस्ट लिटरेरी कन्वेंशन ऑफ 15 कंट्रीज विल पार्टिसिपेट इन उन्मेष फेस्टिवल। तो लगभग 15 देशों ने इस उन्मेष फेस्टिवल मैंने बताया ना, इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल है जिस पर, जो कि एशिया का लार्जेस्ट लिटरेरी कन्वेंशन है, इस पर लगभग 15 देशों ने पार्टिसिपेट किया है। एज इट इज इंपॉर्टेंट है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज के बारे में। नेक्स्ट न्यूज भी मध्य प्रदेश से रिलेटेड है और मध्य प्रदेश से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट न्यूज है। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का कहना है, रिसेंटली मध्य प्रदेश गवर्नमेंट और यूएनएफपीए ने लॉन्च किया है एआई पावर्ड चैटबॉट जिसका नाम क्या है? जस्ट आस्क। जस्ट आस्क का मतलब खुल के पूछो, जो भी पूछना है खुल के पूछो। तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए ये सारी चीजें की जा रही हैं, या इस चैटबॉट का को लॉन्च किया गया है। यूएनएफपीए का फुल फॉर्म क्या है? तो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड इसका फुल फॉर्म है। इन्होंने मध्य प्रदेश गवर्नमेंट और यूएनएफपीए ने मिलकर एक चैटबॉट लॉन्च किया जिसका नाम क्या है? जस्ट आस्क। इसका प्राइमरी गोल क्या है? इज टू प्रोवाइड एक्यूरेट एंड इजीली एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सोशल इश्यूज एंड सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइट टारगेटिंग एडोलसेंट्स एंड यंग एडल्ट। सिंपल सी बात, अगर आप सिंपल शब्दों में अगर आप जाने तो इस पर्टिकुलर चैटबॉट जिसका नाम क्या है? जस्ट आस्क या खुल के पूछो, मध्य प्रदेश और यूएनएफपीए ने मिलकर लॉन्च किया है। इसका मेन उद्देश्य क्या है? एक एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन यानी एक सही या सटीक सूचना सोशल इश्यूज के बारे में, यानी कि सामाजिक जितने भी इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं हमारे समाज में, उन सभी इश्यूज के बारे में एक सटीक जानकारी उपलब्ध कराना इस पर्टिकुलर चैटबॉट को लॉन्च करने का उद्देश्य है। ठीक है। इंटरेक्टिव नेचर ऑफ चैटबॉट अलाउज इट टू एंगेज यूजर्स इन कन्वर्सेशन एंड प्रोवाइड रिलायबल इंफॉर्मेशन एट नो चार्ज। सिंपल सी बात है। इसका जो उद्देश्य है, या ये जो पर्टिकुलर चैटबॉट है, ये पर्टिकुलर आप सभी को प्रोवाइड करता है एक एक्सेसिबल या इंटरैक्टिव नेचर, यानी जिससे आप आसानी से इस चैटबॉट के साथ इंटरेक्शन कर पाए। सिंपल सी बात है। इसको डिजाइन किया गया है 2 मॉडल में जिसका नाम क्या है? ध्रुव और दृष्टि। द जस्ट आस्क डिजिटल एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म एम्स टू कैटर यूजर क्वेरीज ऑन वेरियस सब्जेक्ट। तो डिफरेंट अलग अलग सब्जेक्ट्स पर जितने भी इशूज हो रहे हैं, उन सभी इश्यूज को कैटर करने के लिए, या उन सभी इश्यूज के बारे में अगर आपको किसी भी तरह की जानकारी चाहिए, तो इस चैटबॉट के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। किसने लॉन्च किया? मध्य प्रदेश गवर्नमेंट और यूएनएफपीए ने। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज के बारे में। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, जस्टिस जी रोहिणी कमीशन ने सबमिट की है अपनी एक रिपोर्ट ऑन सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी आफ्टर 6 ईयर। 6 साल बाद ओबीसी की जो सब कैटेगराइजेशन रिपोर्ट है वो जी रोहिणी कमीशन ने रिसेंटली सबमिट की है। अब बात करते हैं इस कमीशन से रिलेटेड प्रश्न कैसे आएगा। मैं बस प्रश्न के न्यूज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन प्रश्न क्या आएगा? प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि सब कैटेगराइजेशन, सभी लोग ध्यान रखें, यूपीएससी या एमपीपीएससी की अगर हम लोग बात करें, या इसके अलावा किसी भी स्टेट पीसीएस की हम लोग अगर बात करते हैं, तो वहां पर उस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए ये पर्टिकुलर न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तरह इंपॉर्टेंट है समझिए। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी किस 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 कमीशन के अंतर्गत इन रिपोर्ट्स को तैयार किया गया है, या कौन से कमीशन ऐसे हैं जो कि यह बताते हैं कि ओबीसी का सब कैटेगराइजेशन किया जाना है या कराया जाएगा। ठीक है। या कौन कौन से ऐसे कमीशन हैं जो कि एसोसिएटेड हैं ओबीसी के सब कैटेगराइजेशन से। ठीक है। अगर हम लोग बात करें जस्टिस जी रोहिणी, जो कि एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं दिल्ली हाई कोर्ट की, उन्हें चेयरपर्सन बनाया गया था इस कमीशन या इस आयोग का।
और इन्होंने 6 साल बाद अपनी एक रिपोर्ट पेश की है। अगर बात करें रोहिणी कमीशन को किस आर्टिकल के अंतर्गत रखा गया है, तो रोहिणी कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था अक्टूबर 2017 में अंडर आर्टिकल 340, अंडर आर्टिकल 340। तो ये वाली बात भी आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इसके तहत ओबीसी की लिस्ट में, ओबीसी की सेंट्रल लिस्ट में जिन जिन लोग, जो लोग या जो ट्राइब्स इंक्लूड होती हैं, उनके बारे में एक प्रॉपर लिस्ट तैयार की गई है, या उसे पर्टिकुलरली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, या कौन से लोग ओबीसी के अंतर्गत आते हैं, उनको किस तरह की अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए गवर्नमेंट जॉब्स में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पे, इस मैटर पे पर्टिकुलर सब कैटेगराइजेशन किया गया है ओबीसी का। अगर हम लोग बात करें काका कालेलकर कमीशन, जो कि सेटअप हुआ था 1953 में, वाज द फर्स्ट टू आइडेंटिफाई बैकवर्ड क्लासेस अदर देन द शेड्यूल्ड कास्ट क्लासेस एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो आपसे प्रश्न एक यह भी पूछा जा सकता है कि कौन सा पहला कमीशन है जो कि सेटअप हुआ था शेड्यूल्ड कास्ट, एससी, एसटी या ओबीसी के लिए, तो आपको बताना है कालेलकर कमीशन। इसके अलावा मंडल कमीशन भी 1980 में एक अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं। एक कमीशन बनाया जाता है जो कि ओबीसी पॉपुलेशन को इंश्योर करते हैं कि कितनी ओबीसी पॉपुलेशन है हमारे इंडिया पर और उन्हें किस तरह से वर्गीकृत किया गया है। तो 2-3 कमीशन आपको ध्यान रखते हैं ओबीसी से रिलेटेड क्या क्या है। तो पहला आप ध्यान रखेंगे कालेलकर कमीशन 1953, दूसरा आप ध्यान रखेंगे मंडल कमीशन 1980, जहां पर बात की गई ओबीसी पॉपुलेशन कितनी है हमारे भारत में और किस तरह से उसका कैटेगराइजेशन किया गया। इसके बाद 2017 में रोहिणी कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया गया अंडर आर्टिकल 340, जहां पर जी रोहिणी जी ने एक रिपोर्ट सबमिट की और बताया कि इसका सब कैटेगराइजेशन यानी ओबीसी का सब कैटेगराइजेशन किस तरह से किया जाएगा, है ना। तो इस पर एक डिटेल चर्चा मैंने कर ली है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। उपवर्गीकरण की आवश्यकता इस धारणा से उत्पन्न होती है कि ओबीसी को केंद्रीय सूची में शामिल 2600 से अधिक में से केवल कुछ समृद्ध समुदायों ने इस 27% आरक्षण का एक बड़ा हिस्सा हासिल किया है। यानी क्योंकि जैसा कि मैं बता रहा हूँ ना, सिंपल सा न्यूज़ बिल्कुल सिंपल सी है। न्यूज़ बिल्कुल यही है कि 27% ओबीसी को आरक्षण मिला हुआ है, लेकिन बहुत सारे समुदाय आज भी ऐसे हैं जिनको जिनको ये आरक्षण नहीं मिला हुआ है, किसी भी तरह का आरक्षण वो नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। इस वजह से ऐसे ट्राइब्स को या ऐसे समुदायों को इस ओबीसी की कैटेगरी में लाना और उन्हें सारी सुविधाएं उपलब्ध कराना आरक्षण की, चाहे वो केंद्र में सरकारी नौकरियां या फिर शैक्षणिक संस्थानों में उनका प्रवेश, इस तरह के सारे अवसरों को उनके लिए ओपन करना, इस वजह से इस पर्टिकुलर आयोग यानी जी रोहिणी कमीशन का गठन किया गया था। कब किया गया था? तो अक्टूबर 2017 में किया गया था संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाली बात समझ में आई होगी। कालेलकर आयोग और मंडल आयोग किससे एसोसिएटेड है? तो आपको बताना है ओबीसी से एसोसिएटेड आयोग है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट शॉर्ट न्यूज के बारे में। एक शॉर्ट न्यूज है गुकेश डी एज इट इज नाम आप ध्यान रखेंगे, बिकम्स द इंडियाज नंबर 1 चेस प्लेयर ओवरटेक्स विश्वनाथन। तो आपको सभी को पता होगा इंडिया के जो सबसे फर्स्ट अगर बात करें या नंबर 1 चेस प्लेयर कौन है, तो विश्वनाथन थे, लेकिन अब कौन हो गए हैं? गुकेश डी जो कि इंडिया से ही बिलोंग करते हैं, इनका नाम हो गया है इंडियाज नंबर 1 चेस प्लेयर। कौन बन गए हैं? गुकेश साहब बन गए हैं। तो एज इट इज इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एनएचएआई नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने रिसेंटली एक लॉन्च किया है एक ऐप जिसका नाम क्या है? राजमार्ग यात्रा। क्या है? राजमार्ग यात्रा नाम का एक ऐप लॉन्च किया गया है नेशनल हाईवे यूजर्स के लिए। तो ऐसे लोग जो कि नेशनल हाईवे का फ्रीक्वेंट यूज करते हैं, तो वो उनके लिए एक राजमार्ग यात्रा करके एक ऐप लॉन्च किया है एनएचएआई ने। एनएचएआई यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इस ऐप की मदद से सभी यूजर्स को क्या सुविधाएं मिलेंगी? तो उन्हें एक तो कनेक्टिविटी पता चलेगी कि किस रूट में क्या कनेक्टिविटी है। इसके अलावा साथ में आसपास में कहाँ कितने पेट्रोल पंप हैं इसके बारे में पता चलेगा। हॉस्पिटल्स कहाँ हैं, नियर बाय हॉस्पिटल्स के बारे में पता चलेगा। इसके अलावा कहाँ पर टोल्स हैं, है ना। और साथ ही साथ फास्टैग की को रिचार्ज करने की सुविधा भी इस ऐप के थ्रू मिलने वाली है सभी यूजर्स को। तो इस ऐप का नाम क्या है? राजमार्ग यात्रा। इसके अलावा नेक्स्ट न्यूज जो है वो है फॉर द फर्स्ट टाइम इन एशिया वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस टू बी हेल्ड इन बेंगलुरु। तो पहली बार एशिया में एक वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस हेल्ड की गई, जो कि कहाँ? वो है बेंगलुरु में। वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस बिल्कुल सिंपल सी न्यूज है, यानी कि विश्व कॉफी सम्मेलन बेंगलुरु में आयोजित किया गया एशिया में पहली बार। तो प्रश्न क्या पूछा जाएगा? एशिया में पहली बार विश्व कॉफी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो आपको बताना है बेंगलुरु में। अपने आप में हिस्टोरिकल हो गया ना, इवेंट हो गया, क्योंकि अभी इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि विश्व कॉफी सम्मेलन या वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस कभी इंडिया में नहीं, एशिया में कहीं नहीं हुई थी। लेकिन पहली बार अगर कहीं एशिया में हुई तो वो कहाँ हुई? हमारे प्यारे भारत के एक शहर जिसका नाम क्या है? बेंगलुरु में आयोजित की गई। तो सिंपल सी बात है, दो न्यूज आप यहाँ से ध्यान रखेंगे, एक है गुकेश डी का नाम और दूसरा आप ध्यान रखेंगे वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस।
चलिए बात करते हैं आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन के बारे में। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व इन इंडिया। भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं आपको बताना है। आपको सही जवाब इसका कहाँ देना है, कमेंट सेक्शन में देना है। अगर आपको ये सीरीज या हमारा प्रयास अच्छा लगे तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा बताते हैं उतना ज़्यादा हमें प्रोत्साहन मिलता है। इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन है आपका, लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ टाइगर किस स्टेट की है। तो आपके ऑप्शन है कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड। इसका जवाब भी आप कहाँ देंगे, कमेंट सेक्शन में देंगे और मुझे उम्मीद है कि आपसे ये प्रश्न ज़रूर बन जाएंगे। साथ ही साथ अगर आपको ये हमारा प्रयास पसंद आता है तो अपने दोस्तों, अपने साथियों को ज़रूर ये इस चैनल का रिकमेंडेशन करें। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके अलावा अगर आप शेयर नहीं भी करते हैं तो चलेगा, लेकिन आप कमेंट पे इस वीडियो से रिलेटेड आपको क्या चीज़ें अच्छा लगी या क्या कुछ इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है वो आप ज़रूर बताएं अगर आपको लगता है तो। साथ ही साथ अगर आप ये नहीं भी करते हैं तो एटलीस्ट जो लगातार जुड़े हैं वो लगातार इस सीरीज में इन क्वेश्चंस का आंसर आप जरूर दिया करें। साथ साथ एक और आपके लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्या है, तो एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन ये है कि टोटल नंबर ऑफ टाइगर पॉपुलेशन भी आप कहाँ लिखेंगे। तो टाइगर पॉपुलेशन भी आप जरूर लिखिए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। आपको चीज़ें लंबे समय तक याद रहेंगी। अगर आप किसी भी तरह की समस्या है तो आप मुझसे इन सोशल मीडिया हैंडल्स, इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट स्कैन करके, टेलीग्राम या फेसबुक के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। हम लोग फिर से मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।